मेन मेजर डे शाम को रखा। तो 1857 तो हमारे देशवासियों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है ना। 1857 होगी, फिर अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, काफी चीजें हुई। फिर 1947 को अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ दिया। ठीक है, उसमें भगत सिंह का बलिदान है, चंद्रशेखर यादव का बलिदान है, बहुत सी लेडियां, ऐसा नहीं कि जेंट्स का ही, लेडीज भी बहुत सी जिन्होंने बलिदान दिए है ना। उन सब के बलिदान को आज हम याद करते हैं। तो उसके लिए देखो, हम इस देश का पार्ट है, हम सब लोग एक जिम्मेवार नागरिक है ना। स्टूडेंट से जो बाहर आ जाता है, स्टूडेंट लाइफ एक बच्चे की लाइफ, जब उससे वो बाहर आ गया तो एक मेच्योर व्यक्ति हो गया, उसकी जिम्मेवारी बनती है अपने समाज के प्रति, अपने देश की। तो कुछ ना कुछ देखो, हम अगर डायरेक्टली इस देश को या इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो चीजें हम करते हैं, टैक्स देते हैं है ना। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा है ना, चीजों को, गवर्नमेंट चीजों को ना तोड़े, उनका ध्यान रख सकते हैं है ना। जो डायरेक्टली करते हैं वो कौन होता है, पुलिस होती है, हमारे आर्मी है ना, जो अपना हमारे देश के लिए हथियार बनाती है, वे कंपनियां स्पेस में काम करती है, इसरो है, मतलब गवर्नमेंट की जो संस्था है वो डायरेक्टली काम करती है। हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट उससे हमारे लिए फ्रीडम का काम ये सारी चीजें चलाती है, अस्पताल चलाती है। ठीक है, आज का दिन हम देखो, पहले बहुत सी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम क्या करते हैं राजा लॉन्ग सॉल्यूशन, वो भी डिस्कस करेंगे है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस देश के लिए देखो, ये हमारा तिरंगा झंडा है, हम इसको पुष्प अर्पित करेंगे। ये देखो, भगवान के पास जाते हैं ना कुछ देते हैं, तो अब हम क्या मान रहे हैं, ये उसका प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है ध्वज, तो उसको पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित क्यों करें, वो लोग जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया, जिनका कंट्रीब्यूशन ऐसे जाती है, जिन्होंने अपनी इस जान की परवाह न करते हुए आप लोगों के बारे में सोचा, हम उनके लिए थोड़ी सहानुभूति है ना वो करते हैं। एक हर बच्चे को पता होना चाहिए, मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है 15 अगस्त क्या है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि मनाई जाती है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो कुछ लोगों को नहीं पता, उनकी ना समझे, हमें पता होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, आप 6-7 एम्प्लॉई, लेकिन आप लोगों को तो पता होना चाहिए है ना। तो इसलिए थोड़ा हमने 5-10 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हम क्या करते हैं। क्या नाम तेरा, वंश वो कैनोपी उठा ला, हमारा कुछ भी पोस्टर नहीं है राजा लोगों का, या इसमें ऐड करो क्या, मेरे को इसमें तो ऐड भी कर सकते हैं, आती है वो फोटो इसमें ऐड करने की। उसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, इधर उल्टा आता है ना।
दूसरे कैमरे से आ रहा है। दूसरे कैमरे को घुमा देंगे कैमरा घुमा देंगे। इसकी जगह ना शेड आना हमारा सही एक मिनट जी, ना ये बहरा जी ठीक है आप ठंडा नहीं आ रहा जी। हम झंडे को अभी आ रहे हैं। टूल उठा ला, टूल पे कर लेंगे वो, वहां से टूल उठा ला, उस पर भी तो वहां करेंगे ना। आगे जी आगे आ गया स्टूल तो फिर भी है आगे प्रॉपर आ गया। तो देखो अब यहाँ चेंज हो गया उसके लिए ऊपर। फिर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, है ना, इसमें सारे प्रोडक्ट भी लिखे। अच्छा, राष्ट्रगान किसको आता है? सबको आता है। सबको आता है। चलो करो भाई, सबके सब कुछ करो। चलो वंश ये तो हमारा सौभाग्य है कि भाई तुम्हें स्कूल के बाद में कुछ प्रतीक करने को मिल रहा है। करो मुस्कान। करो करो। स्कूल में भी तो करते थे, स्कूल में करते थे। हमें पहले तिरंगे के अंदर होता था, उसको निकाल के वो ऊपर गिरते थे। तो आप समोसे खा लेते हो तुम। लड्डू ले आ दिन वास्ता स्कूल वाली लड्डू भी लाए। बूंदी के ले आ जे स्कूल में मिला थे। चलो ठंडे के ना फ्रूटी लगे तो लेके गए ना रोटी वो भी पी लेते हैं हमारे स्कूल का लगे बस ये तो बच्ची है। ओए सबने। चलो और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो आजादी क्यों जरूरी है ये भी बताना चाहिए ना। एक पिंजरे में रहने वाला जानवर कोई व्यक्ति वो इतनी चीजें नहीं कर पाता जो एक स्वतंत्र व्यक्ति। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब आपके लिए हाईवे पे नहीं जाना आपने, या आपके लिए रिस्ट्रिक्शन, या आपको किसी कैफे में नहीं जाना, या आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना, क्या आप इतना डेवलप कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या जरूरी है? इंडिपेंडेंस। अगर हम, मैं बोलता हूँ कि अगर हम और देशों की बात करें जो किसी के बारे में, किसी देश के बारे में बोलना नहीं चाहिए, उसके कंपैरिजन में हमारे पास ज्यादा फ्रीडम है, बहुत ज्यादा फ्रीडम और देशों के कंपैरिजन। आप लोगों को कोई रोकता है कि भाई साहब तुमने इसकी प्रार्थना नहीं करनी, इसकी प्रेयर नहीं करनी, इसको नहीं पूजना? कभी बोला है? हमारे देश में कभी किसी को बोलता है, सिख को या हिंदू को या मुसलमान को, भाई तुझे यहाँ प्रार्थना नहीं करनी और यहाँ करनी? कभी नहीं बोलते। तो ये भी हमारी फ्रीडम है ना। आपको कभी किसी ने बोला कि भाई आपको ये काम नहीं करना, ये काम ही करना? कभी नहीं बोलते ना। अरे तू पढ़ लिख, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, फ्रीडम है ना, जो इच्छा वो करो, है ना। इन चीजों से क्या होता है, एक आदमी का क्या होता है, भविष्य तय होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। वही फ्रीडम हमें पहले नहीं थी, है ना। कोई भी काम हम करने के लिए बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। तो गरीब आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। उसको जितना उसने, अगर वो सारा दिन भी मेहनत कर रहा है, क्या पता उसको 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। पहले की बात कर रहा हूँ, आजादी से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब तो हम भरपूर पेट खाते हैं और मजे से वीडियो बनाते हैं। चलो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम अपने ऑफिस की बात करें। अब एम्प्लॉय है राजा लोन सोल्यूशन, इसके हैं राजा लोन सोल्यूशन, है ना। तो हम करते क्या क्या है? पर्सनल लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, सीसी। हम क्या है? हम एक डीएसए,
क्या है? डीएससी। डीएसए का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट। हम क्या करते हैं, मार्केट से लीड निकालते हैं और बैंक को प्रोवाइड करते हैं उस लीड को, जो अच्छी लीड है। जैसे कोई किसी को पर्सनल लोन लेना है ना, हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि वो पर्सनल लोन लेने के लायक है भी है कि नहीं, उसका बिहेवियर मतलब वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हम उसको डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो सुटेबल बैंक है, जहां उसकी प्रोफाइल फिट बैठती है, हम उसको वहां लॉग इन कर देते हैं। हमारे लगते हैं मल्टीपल बैंक के क्या है, कोड है ना, बैंक ने हमें कोड दे रखे हैं कि आप काम करोगे तो हमें जो भी पे आउट देता है बैंक। तो हम पहले बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन किसको मिल सकता है? पूरा आ रहा है कोड। पर्सनल लोन किसको मिल सकता है? इस चेयर को करी देता है। अब इसको ना शॉर्ट में बोलते हैं पीएल। मैक्सिमम आपने देखा होगा बैंकों में इसका यूज होता है पीएल। पी की फुल फॉर्म हो गया पर्सनल, है ना। जैसे हमारा पहले प्रोडक्ट भी है क्या है, पर्सनल लोन। हम पीएल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीएल। अब पीएल किसको मिलता है? पीएल सबसे पहले क्या होता है, पर्सनल लोन। किसी को किसी भी पर्सनल यूज के लिए आ सकता है, मेडिकल इमरजेंसी में ले सकता है, शादी में घूमने फिरने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, या कुछ XYZ जो उसमें करना है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल लोन, है ना। अब पर्सनल लोन मिलता किस पे? ऐसा व्यक्ति जो कहीं जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और उसको वो कंपनी सैलरी स्लिप दे रही है। कम से कम सैलरी 15,000, कम से कम उसकी सैलरी होनी चाहिए 15,000, है ना। 15,000 से नीचे कहीं पर्सनल लोन नहीं मिलता। एप्स वगैरह में मिलता होगा, लेकिन बैंक कोई भी नहीं करता, बैंक के एनबीएफसी, है ना, तो वो नहीं करते। तो हम किसको देते हैं? एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, देखो पहले तो केवाईसी होनी चाहिए उसके पास। केवाईसी का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर, है ना। केवाईसी में क्या क्या आता है? आधार कार्ड, है ना, पैन कार्ड, फोटो, पासपोर्ट, फिर आ गया फोटो। अब इन तीन चीजों से हमें क्या पता चलता है? एक कस्टमर को जानने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी शक्ल पता होनी चाहिए, है ना। शक्ल के लिए फोटो भी है, आधार पे भी होती है, पैन पे भी होती है, लेकिन कई बार पुरानी होती है, हम लेटेस्ट फोटो ले लेते हैं। फिर उसके घर का एड्रेस भी पता होना चाहिए, वो आधार कार्ड पे आ जाता है। उसके फादर का नाम भी पता होना चाहिए, वो पैन कार्ड आधार कार्ड पे आता है, लेकिन पैन कार्ड पे होता ही होता है, ठीक है। एड्रेस पता चल गया, उसकी शक्ल पता चल गई, उसके फादर का नाम पता चल गया, फिर उसके मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, वो भी हमारे केवाईसी के पार्ट है। उसकी मदर का नाम भी लेते हैं। अब हम वो करता कहाँ है जो, उसके लिए क्या लेते हैं, कितनी सैलरी है, उसके लिए हम लेंगे सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप में हमें क्या पता चलता है? एक तो पता चलेगा कि सैलरी कहां से आ रही है, कंपनी कैसी है, प्रोप्राइटर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या कोई पब्लिक कंपनी है, या मल्टीनेशनल कंपनी, उस पर लिखा होता है। और उस पर कंपनी का ऑफिस एड्रेस भी लिखा होता है, कई बार तो लोकल ऑफिस एड्रेस भी लिखा होता है। तो सारी चीजें उसकी कितनी सैलरी है ये भी पता चल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगी? सैलरी से। फिर क्या होगा? आईडी कार्ड देंगे। आईडी कार्ड में क्या लिखा होगा? एक तो उसकी फोटो होगी, इसका एम्प्लॉय कोड होगा, बाकी डिटेल। फिर उसकी लेंगे बैंकिंग, है ना। क्रॉस 6 मंथ की बैंकिंग देते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो सैलरी स्लिप में है वही बैंक में ट्रांसफर हो रही भी है, या कैश कुछ तो नहीं ले रहा बंदा, उसके लिए क्या करते हैं? बैंकिंग देते हैं।
मैक्सिमम टाइम हम इन सब चीजों पे लोन कर देते हैं। कई बार क्या लेते हैं, हम उसको देखते हैं विंटेज। विंटेज का मतलब कितने टाइम से काम कर रहा है, वो देखने के लिए कई बार तो सैलरी स्लिप पे आ जाता है लिखा। कई बार हम क्या करते हैं, फॉर्म थोड़ा भी ले लेते हैं, है ना। सर ऐसे है अगर किसी की मान लो उसमें सैलरी स्लिप है और आप बोले बैंकिंग, अगर मान लो सैलरी स्लिप निकलवा के देता है, अगर बैंक स्टेटमेंट ले उसमें वो नहीं, मतलब उसकी बैंक स्टेटमेंट वो ट्रांसफर वो सैलरी कर नहीं है तो हम उसको कैश सैलरी काउंट कर देते हैं। नहीं करते, दोनों हैं, दोनों मैंडेटरी हैं। अगर बैंकिंग दे दे सैलरी स्लिप निकलवा के दे दे, सैलरी अगर बैंक और सैलरी स्लिप में जो सैलरी मान लो किसी की सैलरी आ रही है 15,000 और 15,000 भी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, तो उसको कर देंगे। अकाउंट में कम से कम 15,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो सैलरी स्लिप नहीं, वो पर्सनल लोन में आएगा, फिर वो बिजनेस लोन में चला जाएगा, अलग प्रोडक्ट है ना, अलग अलग प्रोडक्ट। ये आ गया आप लोगों को समझ, है ना। अब हम किसको कितना लोन दे सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, किसको कितना लोन दे सकते हैं, कितने ईयर के लिए। अब जो पहले तो इसी की बात कर रहे हैं, जो पर्सनल लोन है ना, हम 3 साल के लिए भी देते हैं, 5 साल के लिए भी देते हैं, 7 साल के लिए। वो डिपेंड करता है कैसी कंपनी है, कैसा पैसा। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो 7 साल के लिए भी कर देंगे, 5 साल के लिए भी कर देंगे, 3 साल के लिए भी कर देंगे, मैक्सिमम 7 साल के लिए, मिनिमम 2 के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए तो कर ही देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी कैसे निकालनी, लोन कितना मिल सकता है किसी को, पर्सनल लोन। फॉर एग्जाम्पल हम किसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई उसकी सैलरी है, रफ करने के लिए लोन देते क्या आ गया ना समझ में। एलिजिबिलिटी आपसे बहुत बंदे पूछते हैं, एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी है 30,000, 3% लेते हैं, एक की सैलरी है 50,000, एक की सैलरी है 1 लाख। जिसकी सैलरी 30,000 से नीचे है, हम उसमें EMI बना सकते हैं उसकी सैलरी का 50%। कितना? उसकी सैलरी का 50%। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो हम 60-70 तक चले, कितने मान लो 60 से 75 तक चले जाते। अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो हम 80 तक चलेंगे। अब इसमें क्या, किसी की सैलरी 30,000 पूरा लिख देते हैं, यहाँ 1 लाख अब किसी की सैलरी कितनी है 30,000, तो उसकी EMI कितनी बन सकती है, उसकी EMI 30,000 का 50% कितना होगा, 15,000। इसका मतलब वो कितनी EMI दे सकता है, 15,000। ऐसा क्यों, हमने 50% क्यों लिया। कोई पर्सन है सारी EMI थोड़ी ना देगा, जितनी सैलरी वो सारी बैंक को थोड़ी देगा, उसके पर्सनल खर्चे भी हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई उसको 50% तो अपने पर्सनल खर्चों के लिए रखना पड़ेगा और 50% ही वो EMI दे सकता है। ऐसा हमारी कैलकुलेशन या ग्लोबल कैलकुलेशन है। तो अब 15,000 में से 15,000 के हिसाब से उसका लोन कितना बनता है। अगर तो कोई अच्छी कंपनी है ना, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हम उसको कितना, इतनी सैलरी पे कितना लोन दे देंगे, दिखाना कैलकुलेट करना निकालना, 15,000 के हिसाब से इसका लोन बना। अगर अच्छी कंपनी है हम इसको रेट भी अच्छा दे देंगे, है ना। देखो रेट अगर किसी का 10 लाख से ऊपर का लोन है हम उसको 9.9 भी दे देते हैं, लेकिन इसमें रेट 13-14 का जाएगा, 14-15 का जाएगा।
दूसरा, अब इसकी बात करते हैं, तब तक फोयर निकाल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये निकाला है? इसको 5 साल तक कर सकते हैं हम, और इसका इंटरेस्ट मान के चलो 14 चला गया। तो हम इसको कितना दे सकते हैं? 6,44,000 हम इसको लोन दे सकते हैं, 6,44,000 रुपये अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इतनी अमाउंट हम उसको दे सकते हैं, इतनी EMI। आगे ना समझ में, एक PL में कितना 5 साल तक करते हैं, 3 से 7 साल तक करते हैं। किसी की सैलरी अगर 30,000 रुपये, अगर इसको 5 साल के लिए बनाए, 5 ईयर के लिए बनाए, तो कितना बनता है? 6,44,000। अगर किसी की सैलरी 50,000, हम इसको लेके चलते हैं, फॉर हमने इसको दे दिया 60% को, तो कितनी इसकी EMI बना सकते हैं? 30,000, ठीक है ना? बस 60% 30,000 बनता है। तो इसके हिसाब से हम इसको कितना लोन दे सकते हैं? हाँ, मोटा मोटा 12 लाख रुपए दे सकते हैं, बिल्कुल सही, 12,90,000। लेकिन ये नहीं कि इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है भाई, उसमें उसका सिंबल ठीक होना चाहिए, उसकी कोई EMI नहीं चलती होनी चाहिए। हम इसको बोलते हैं फोर कैलकुलेशन। फोर कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? एक शब्द है फोयर, इसको बोलते हैं फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। फिक्स ऑब्लिगेशन क्या होगी? जो हमने इसके 15,000 रुपये छोड़ दिए ना घर के खर्चे के, वो क्या होगी? इसकी फिक्स ऑब्लिगेशन। अगर कोई EMI चल रही है, वो भी उसकी ऑब्लिगेशन है। 6 महीने से ज्यादा अगर कोई EMI चल रही है, उसकी फिक्स ऑब्लिगेशन है ना, वो भी हम उसमें से माइनस करेंगे। अगर इसकी मान के चलो 2,000 की EMI चल रही होती, तो हम इसमें से 2,000 माइनस कर देते, फिर हम इसकी कितनी EMI बनते? 13,000। 13,000 के हिसाब से लोन कैलकुलेट। आज ना समझे आपको, मैं तो बता पाओगे, इसलिए कर रहा हूँ भाई, ये कभी ऊपर से तीर जा रही आया ना समझ में, ऐसे कैलकुलेट करना। अब करते हैं बिजनेस लोन की बात। BL, जिसको क्या बोलते हैं? BL, बिजनेस लोन। बिजनेस लोन किसको देते हैं? पहले तो मैं यही बताऊंगा। कई बार बोलते हैं कि भाई मेरे को नया बिजनेस करना है, उसको हम लोन नहीं देते। जिसका बिजनेस 2 साल पुराना है, उसके पास कोई प्रूफ है 2 साल पुराना, चाहे उद्यम सर्टिफिकेट है, या उसका GST है, या कोई फूड लाइसेंस है, या कोई उसने ऐसा XYZ प्रूफ बना रखा है, उसके पास 2 साल पुराना प्रूफ होना चाहिए। ITR को हम प्रूफ नहीं मानते, 2 साल पुराना कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, हम उसके बेस पे उसका लोन करते हैं। 2 साल पुराना विंटेज जिसको बोलते हैं, वो उसकी 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अब बिजनेस लोन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? ये किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन क्या करता है? KYC में तो वही आएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये तो पर्सन के हो गए, है ना? अगर कोई फर्म है ना, जो पार्टनरशिप फर्म है या कोई ऐसे, उसका खुद का पैन कार्ड भी होता है, वो ही हम लेते हैं। अब आगे बात करते हैं और क्या चाहिए होगा? ITR चाहिए होगा 3 ईयर की, GST सर्टिफिकेट चाहिए, GST रिटर्न चाहिए, ITR कम से कम 3 की चाहिए, इससे कम नहीं चलती।
कई 2 साल की भी चल जाती है, अगर 2 साल पुराना उसके पास हो। जब 2 साल की बात थी ना, अभी कभी 3 की तो 2 चल जाती। फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, पी एंड एल बोलते हैं इसको, ठीक, प्रॉफिट लॉस। मैक्सिमम टाइम इन चीजों से काम चल जाता है ना। आईटीआर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, एक उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये मैंडेटरी रहते हैं। उद्यम में रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, हम अपनी कंपनी का, हमारी कंपनी का भी हो रखा है ना, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए एक वीआर करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि भाई किसी का सिंपल फटा हुआ है, किसी ने किसी के लेके नहीं दिया तो उसको कोई लोन नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, कोई बैंक भी नहीं करेगा, है ना। तेरा क्या भाई, है ना, तो उसको कोई भी लोन नहीं करेगा। हेलो, ऑफिस में थोड़ी देर में आया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में काम कर रहा। अब करते हैं अगले प्रोडक्ट की बात। एचएल, होम लोन, ये सबसे ज्यादा होम लोन। होम लोन क्या है, हम किसी पर्सन को घर खरीदने के लिए पैसा देते हैं। घर में कुछ भी हो सकता है, फ्लैट खरीद रहा हो, क्या पता हो, प्लॉट खरीद रहा हो, कोठी खरीद रहा हो, विला खरीद रहा हो, उसके लिए हम पैसा देते हैं उसको, है ना। रेट भी इसका सबसे कम होता है ना। बाकी प्रोडक्टों का जब बैंक में पर्सनल लोन लगा लो, प्रॉपर्टी लोन किसमें आता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं, मतलब आप बोल रहे कि खरीदने के लिए देते हैं, तो उसको प्रॉपर्टी बने लोन, बनाए घर पे नहीं। इसको होम लोन में काउंट नहीं करते ना, उसको तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी में काउंट करते हैं। ये तो हम कोई एसेट खरीद रहे हैं ना, होम लोन एक एसेट है। कभी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना, है ना, अगर तो उसने होम लोन लिया है उसके एसेट में आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक एसेट क्रिएट कर रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है, उसकी संपत्ति है। हाँ, संपत्ति बढ़ा रहा है। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी ओनर है वो लायबिलिटी बढ़ा रहा है ना। तो होम लोन में क्या क्या आता है, क्या क्या किस किस उसमें करते हैं, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, अकेले प्लॉट के लिए नहीं करते, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन 2 साल का टाइम होता है इसको बनाने के लिए। फिर क्या होता है, बिल्डअप हाउस, फ्लैट, विला, विला बिल्डअप में आता है, विला, कोठी, जो भी आप कोठी वगैरह जो भी करते हैं। अब प्रॉपर्टियां भी, होम लोन जगह खरीदे हैं ना, तो जगह भी तो कई प्रकार की है। अब जो हम जानते हैं, जो जिस चीज को हम करते हैं, हम तो क्या है, एमसी की प्रॉपर्टी, एमसी की प्रॉपर्टी का जिसमें नक्शा नुक्शा सब पास है, गवर्नमेंट ने सारा कुछ कर रखा है कि भाई ये यहाँ जगह इतना ऐसी कुछ बनेगी, उसको बोलते हैं एमसी की प्रॉपर्टी। फिर आगे नंबर की प्रॉपर्टी, है ना। नंबर की क्या होती है, जैसे जो गांव की बाहर की प्रॉपर्टी है ना, उसके नंबर लगा रखे हैं, खसरा खतौनी की प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं नंबर की प्रॉपर्टी। फिर अभी लाल डोरा, जो गांव की फिरनी के अंदर प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम होती है गांव की फिरनी के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उसको लाल डोरा, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, है ना। जो आदि बैठे हैं लोग, ना सरकार ने उसका पैमाना किया, जो जहां बैठा है वैसे ही, ना तो कोई कागज होता। हरियाणा में कागज मिलते हैं, हरियाणा में स्वामित्व पत्र मिलता है, हरियाणा में रजिस्ट्रियां मिल रही है, यूआईडी वाली रजिस्ट्री, इन सबको प्रॉपर्टी का हम करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि भाई होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। इनकम डॉक्यूमेंट तो वही हो गया आपके, अगर सैलरी वाला बंदा है तो एक बार तुम्हें बता भी देता हूं, पूछना था कुछ क्या?
कह रहे खसरा बतौनी में आता है जो ऐसे नहीं आता है। हाँ। नंबर वाली में आता है खसरा बतौनी। खसरा बतौनी नंबर वाली होती है। खसरे का मतलब क्या है? एक बड़ी लैंड में से खसरा बतौनी का उसका हिस्सा लिखा होता है उसे कि मान के चलो ए बंदे का इस खसरे में से इतना हिस्सा है। सारी जो मेरे खसरे में दे इस का। अब दूसरा अब दो प्रकार के पर्सन है हमें जिनको काउंट करते हैं, है ना, एक सैलरी वाला एक बिजनेस। जिसकी सैलरी आ रही है उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जो बिजनेसमैन है उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट। देखो सैलरी वाले के क्या होंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सैलरी स्लिप, बैंकिंग 6 मंथ की देते हैं, आईडी कार्ड हो गया, फॉर्म को, ये हो गए उसके इनकम डॉक्यूमेंट हो गए। इसी तरह जो बिजनेसमैन है केवाईसी तो सेम ही होते हैं सबके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। अब बिजनेसमैन के पास सैलरी वाले से अलग क्या होता है? उसके पास आईटीआर मिलेगी, जीएसटी मिलेगा, सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न मिलेगी, बैलेंस शीट मिलेगी, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, पीएड बोलते हैं इसको, उद्यम मिल जाएगा, बैंकिंग वगैरह, करंट अकाउंट मिल जाएगा, ये करंट अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगी, है ना। ये चीजें मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कुछ बिजनेसमैन के पास जीएसटी नहीं होता, फिर हम उससे आईटीआर और बैंकिंग लेते हैं, ठीक है। 3 साल की आईटीआर ले लिया, 2 साल की आईटीआर ले ली, उससे बैंकिंग ले ली, उसके बेस पे उसका कई बार कच्चे का काम होता है, आईटीआर भी नहीं करता, तब भी हम उसको कर देते हैं, है ना। उसे 1 साल की आईटीआर करवाई और उसकी बैंकिंग देखी, कच्चे का काम देखा, जाके वेरीफाई किया और उसको लोन दे देंगे। तो इसमें कच्चे के काम में टर्नओवर कैसे देखेंगे? नहीं वैसे बात करें बिजनेस का कम से कम टर्नओवर कोई ऐसा आइडिया नहीं है, क्या पता कोई 20 लाख की टर्नओवर हो रहा हो और उसका बिजनेस ऐसा है जिसमें 50% कमाता हो, ठीक है, तो वो 10 लाख कमा रहा है। जिसमें कईयों की टर्नओवर 20 लाख है और प्रॉफिट 80% होता है, क्योंकि उसका सारा कमीशन का काम है। अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो अगर तो होम लोन खरीद रहा है बयाना तो करेगा, है ना, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, है ना, जिसको क्या बोलते हैं बयाना। फिर रजिस्ट्री की कॉपी, मैप, 13 साल जमाबंदी, सबका इंपोर्टेंस बताऊंगा आपको, है ना। मौका बंटवारी, और क्या लेते हैं, और इंतकाल। अब देखो एग्रीमेंट टू सेल किसके लिए देते हैं? कितने का वो परचेज कर रहा है। रजिस्ट्री की कॉपी किस लिए लेते हैं? हमें पता तो चले हम किससे दिला रहे हैं। मैप कैसा घर है। 13 साल जमाबंदी क्यों लेते हैं? जब किसी प्रॉपर्टी को हम सर्च करते हैं ना, 2 रिपोर्टें होती है हमारे पास, टेक्निकल और लीगल। जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसमें ज्यादातर क्या चीजें मेंशन होती है, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी वैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट करते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी बनी हुई है, प्रॉपर्टी किस इलाके में है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। उसके लिए ज्यादातर डॉक्यूमेंट यही होते हैं, इन डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफाई होता है। या कई बार क्या लेते हैं हम,
एक और आता है हमारे पास, कई बार क्या होती है प्रॉपर्टी चाही में आ जाती है, एक्चुअल में वो घर बना हुआ है और प्रॉपर्टी खेती बाड़ी की है, डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी क्या है खेती बाड़ी की है, लेकिन एक्चुअली में वहां लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं गिरदावरी। गिरदावरी उसकी किस्म को बताती है एट द प्रेजेंट, इस टाइम क्या उसकी किस्म। अब ये क्या सारा पार्ट है, ये पार्ट है लीगल का। अब प्रॉपर्टी तो ओके है, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी, लीगली चैलेंज तो नहीं है उसके ऊपर कोई, क्या पता परिवार का कोई इशू चल रहा हो, केस चल रहा हो उसके ऊपर, गवर्नमेंट का केस चल रहा हो, जो कोई और केस चल रहा हो, उस प्रॉपर्टी को हम नहीं लेते, उस प्रॉपर्टी में हम लोन नहीं करते, है ना। कई बार कई फ्लैटों में हम प्रोजेक्ट को भी देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट ठीक भी है, इसकी डिलीवरी भी ठीक है, क्या पता वो मुकर जाए बीच में, है ना, तो उनके भी हम बैकग्राउंड देखते हैं अगर फ्लैट देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं प्रॉपर्टी लोन में। इसी तरह प्रॉपर्टी लोन में भी यही डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर कार लोन, कार लोन में क्या अलग आता है, कोटेशन आती है, कोटेशन, है ना, कि भाई कितनी की पड़ जाए, फिर उसकी एलिजिबिलिटी निकालते हैं, फिर उसको हम कार लोन देते हैं। एजुकेशन लोन में तो अगर वो फॉरेन में पढ़ने जा रहा है, वहां से ऑफर लेटर लेगा, एलिजिबिलिटी का सेम प्रोसेस। सीसी लिमिट, सीसी लिमिट अगर किसी की 1 करोड़ की टर्नओवर है तो हम उसका 25% करते हैं। अब हम करते किस किस बैंक से हैं, कार लोन का पता है? कार लोन का कार लोन होता है। चलो कार लोन डिस्कस करें। न्यू ओल्ड वाले। न्यू ओल्ड में बस कार की फोटो वगैरह वाली आरसी वाली। कार लोन, कार लोन न्यू परचेज अगर किसी को करनी है, वो जाता है कंपनी में, कोटेशन देता है ना, कोटेशन उसको फॉर एग्जांपल 10 लाख की कोटेशन ले ली उसने, है ना, ऑन रोड उसको पड़ रही है 10 लाख रुपए, है ना, कंपनी से वो 10 लाख में निकलेगी, हम उसको कितना देते हैं, कई बार 75%, वो डिपेंड करता है कि कैसी, 75% करेंगे 10 लाख तो 7.5 लाख रुपया देंगे, 2.5 लाख रुपये उसको खुद लगाना पड़ेगा, 80% में तो 2 लाख रुपया उसको लगाना पड़ेगा, है ना। कोटेशन लेंगे, फिर उसकी एलिजिबिलिटी निकालेंगे, अगर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती हुई 10 लाख की या 7 लाख की तो उसको नहीं देंगे, जितनी एलिजिबिलिटी उसको उतना देंगे। ये कार लोन में सारा कुछ सेम ही होता है। जैसे उसकी पुरानी कार है, उसको तो नहीं कोटेशन की, उस पे कोटेशन है, उस पे आरसी लेंगे, एप्लीकेशन उसको बोलते हैं यूज्ड कार लोन, तो कहिए वो की है ना, यूज्ड कार लोन। यूज्ड कार लोन में क्या लेंगे हम, उससे आरसी लेंगे, आरसी लेके उस कार की हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू, कितनी पुरानी कार है मार्केट, फिर उस मार्केट वैल्यू को हम उसको कई बार 80% देते हैं, 70, 100 भी कर देते हैं, है ना, उस पर भी डिपेंड करती है कस्टमर की एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब हम किस किस बैंक से काम करते हैं, गवर्नमेंट में सब बैंकों से काम करते हैं, पीएनबी से भी काम करते हैं, कैनरा से भी काम करते हैं, नहीं गवर्नमेंट वाले, ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण से यूनियन से भी काम करते हैं, बैंक ऑफ बीओआई से भी काम करते हैं, एसबीआई से भी काम करते हैं, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से भी काम करते हैं, गवर्नमेंट सारे बैंकों से काम करते हैं, 1-2 बैंक को, एक्सिस तो प्राइवेट है, एक्सिस प्राइवेट है, फिर प्राइवेट में सबसे काम करते हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फिर उसके बाद आ गया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, जो लोन देने का काम करते हैं, सबसे काम करते हैं। कुछ एक कंपनी है जो कनेक्टर बेस पे काम करती है, कुछ एक कंपनी डीएसए बेस पे काम फिर जियो भी है इस बैंक में, यस बैंक तो वही बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, वही बैंक है, इंटरनेशनल बैंक ही है होगा इसका, नेशनल ऑल ओवर इंडिया है इसकी, एयरटेल पेमेंट बैंक, जमीन पे थोड़ी ना है, उनके साथ नहीं काम करते, वो पीएल करते। अब एनबीएफसी में जैसा है, अब जियो फाइनेंस आ गया, अच्छा काम कर रही है जियो फाइनेंस, फिर एक्सिस आ गया, यूनियन बैंक भी सबके साथ
हम कितनी फंडिंग करते हैं, हम फंडिंग भी हमने अभी रिसेंटली 55 करोड़ का केस किया, सिंगल 55 करोड़ का केस, 55 करोड़ का सिंगल टाइम में केस किया। 10-10, 15-15 करोड़ के चंडीगढ़ में इतने केसेस हम करते हैं। लोकल हम यहाँ पे भी 2-2, 2.5, 3-3 करोड़, 4 करोड़ के केस। तो ये सब है वाइंड अप। किसी को कुछ पूछना हो बोलो बंधु। आप ही पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या भाई मुस्कान, प्रवीण, वंश, अरे तुम तो पुराने हो, वो तो नए हैं मुझसे तो क्या। पता क्या, किसी भी चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सीखने से। एक खिलाड़ी को अगर आप नए खिलाड़ी को मैदान में उतार दोगे वो तो घबराएगा ही। एक पुराने को उतारोगे वो थोड़ी ना घबराएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाला है, उसको पता है सारी चीजें। तो आप लोग वही हो। EMI वाला दोबारा EMI नहीं आप लोगों को समझ आती। एक ना EMI कैलकुलेटर है, आप लोग EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करो। जैसे ये तू दिखा बंद अपना भाई। खोल ले, देख ये EMI कैलकुलेटर है। इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है। पहले अमाउंट, इंटरेस्ट, पीरियड और EMI, है ना। हमें पता है कि हम उसको 30,000 रुपए EMI दे सकते हैं। हमने कैलकुलेट कर ली, 50,000 की इनकम है, 30,000 रुपए हम उसकी EMI बना सकते हैं। 30,000 का हमने डाला, रेट डाल दिया, अमाउंट डाल दी, ये इतनी इसकी निकल। ये एक दिन दोबारा डिस्कस करेंगे अच्छे से, पूरा दिन उस दिन EMI डिस्कस करेंगे और कोई प्रोडक्ट डिस्कस ही नहीं करेंगे। चलो भाई उसको बंद कर दे।